तो मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जो मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करी है ना, पूरा चैप्टर अभी आपको मेरे साथ साथ लर्न हो जाएगा, ध्यान में रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है बेटा, आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी था मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडी का पार्ट 1 क्या था? मैनेजमेंट, जिसमें आपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा था, बोलो? प्लानिंग। सेकेंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग। फिर स्टाफिंग। कंट्रोलिंग। ठीक है, 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस से रिलेट कर रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग, और लास्ट फंक्शन क्या था? कंट्रोलिंग टू अ फाइनेंस फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंस फंक्शन इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे इजी डेफिनेशन है एफएम की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी में हमने जो भी फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के, अब उनको एक पर्टिकुलर फाइनेंस के फंक्शन में आप अप्लाई करेंगे। पैसा रेस करते हुए प्लानिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, हर चीज होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंस। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन लर्न है, मैं किसी से भी पूछूंगी, ध्यान में रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबसे मेन क्वेश्चन है हमारे पास कि एफएम के ना 3 डिसीजंस होते हैं। देयर आर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, एफएम के अंदर हमें 3 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सब पूरा आपका 75% चैप्टर ये 3 डिसीजन पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर आता है बेटा डिविडेंड डिसीजन, और लास्ट डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये कई बार क्वेश्चन 4 या 5 मार्कर आता है बेटा, ध्यान में रखना। एफएम में 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी की नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करता है। कैसे लिखोगे? इट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करता है। डिविडेंड डिसीजन नाम से ही पता चल रहा है, इट रिलेट्स टू, क्या लिखोगे? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये तो कॉमन लाइन होगी। अब मेजरली बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये देखता है कि कंपनी किस एसेट में पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी 2 डिसीजन लेती है, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट। आपको पता है 2 एसेट्स होती है, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, वन इज फिक्स एसेट, अनदर इज करंट एसेट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी डिसीजन लेती है वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट। फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, क्योंकि फंड्स आर ब्लॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज कैपिटल बजटिंग। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल पढ़ा है ना हमने। तो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज कैपिटल बजट। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब मैं आपसे पूछूंगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी 2 डिसीजन लेती है, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन और करंट करंट। एसेट। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, लर्न करोगे मेरे साथ साथ, हो जाएगा सब कुछ। अब आता है डिविडेंड डिसीजन। कंपनी आपको पता है डिविडेंड देती है आउट ऑफ प्रॉफिट। मेरे को जितना प्रॉफिट होगा, डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से देती है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उतना ज्यादा डिविडेंड दूंगी। तो डिविडेंड डिसीजन में भी कंपनी 2 डिसीजन लेती है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड। क्या वो अपना सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड दे दे? सपोज करो इस साल मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो मैं पूरा 10 करोड़ शेयर होल्डर को दे रही हूं। पहला डिसीजन ये होगा कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट। या सेकेंड हम लेंगे, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस। एक पोर्शन दे और बैलेंस को रिटेन करके रखे। ठीक है, अब 10 करोड़ में से लाइक मैं 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और 5 करोड़ बचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, तो मुझे पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो जो कंपनी बैलेंस को रिटेन करती है ना बेटा, क्यों करती है? फॉर ग्रोथ। क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है तो वो पैसा बचाती भी। तो ऑलरेडी जो ग्रोथ कर चुकी है कंपनीज, तो वो ये डिसीजन ले सकती है कि वो अपना सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ने, पूछूंगी अभी, 2 डिसीजन लिए। फर्स्ट, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट, या वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस। ठीक है, एक पोर्शन दे और बैलेंस को बचा के रखे। तो इन्वेस्टमेंट में भी 2 डिसीजन थे, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और करंट एसेट। डिविडेंड में भी 2 डिसीजन है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट या वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। चैप्टर का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये सबसे मेन डिसीजन है फाइनेंस डिसीजन।
फाइनेंस डिसीजन में कंपनी देखती है कि फाइनेंस रेस करने के दो सोर्सेज होते हैं बेटा, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स में आती है इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना। ओनर्स फंड इन्वॉल्व, जिनके पास नहीं है ले लो बेटा, ये ओनर्स में आती है इक्विटी शेयर्स और बोरोड में आती है प्रेफरेंस और डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर बेसिकली एक बोरोड फंड है और इक्विटी शेयर जो है वो ओनर्स फंड है। तो आप ध्यान में रखना, फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी दो डिसीजंस लेती है। ठीक है, सामने देखो प्लीज, वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स और बोरोड। कंपनी के पास ये डिसीजन होता है क्या वो ओनर से पैसा रेज करे या फिर वो बोरोड से रेज करे। अब ओनर मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर होती है बेटा, और बोरोड मैंने आपको बताया डिबेंचर होती है। और आप अकाउंट्स में पढ़ते हो डिबेंचर के मुंह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ जितना भी, हम अकाउंट्स में बैलेंस शीट में बनाते हैं ना। तो इसमें समझाने का मतलब ये है कि डिबेंचर को बोरोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिबेंचर को फिक्स पेमेंट आपको करनी पड़ती, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। इक्विटी को ओनर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इक्विटी को कोई पेमेंट नहीं करनी है। इसको ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। ओनर्स फंड में इक्विटी आती है और इक्विटी को ओनर्स इसलिए बोला जाता है कि इक्विटी को कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती। ईयर एंड में प्रॉफिट होगा तो भी इक्विटी का होगा, लॉस होगा तो भी इक्विटी बियर करेगी। ठीक है, बट इक्विटी को ओनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मैनेजमेंट के डिसीजन सारे यही लेते। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी तो वो बिना इक्विटी की सलाह के नहीं ले सकती। अगर मेरी कंपनी के आपने इक्विटी शेयर बाय करे हैं तो अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूं मैं आपसे पूछे बिना नहीं ले सकती, ध्यान में रखना। तो इक्विटी का एडवांटेज ये है कि मैनेजमेंट के डिसीजन में इक्विटी पार्टिसिपेट करती है। डिसएडवांटेज ये है कि इनको कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलती। नुकसान भी है ना कि यार फिक्स पेमेंट तो मिल नहीं रही, ठीक है, लॉस है तो भी बियर करना है। बट एडवांटेज ये है कि सारे डिसीजन ये लेंगे, ठीक है, कंपनी के। और ऐसी बोरोड का भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बोरोड का एडवांटेज ये है कि इनको फिक्स पेमेंट मिलती है, डिसएडवांटेज ये है कि इनका ओनरशिप राइट नहीं होता। ठीक है, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखें। तो फाइनेंसिंग में कंपनी ये देखेगी वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स और बोरोड, ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीन डिसीजन बताए, किसी से भी पूछूंगी। इन्वेस्टमेंट में दो डिसीजन लिए, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। डिविडेंड में दो लिए, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट या पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंसिंग में भी दो लिए, वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स और बोरोड। और पेमेंट किसको करनी है? बोरोड को, ये दिमाग में रखना। और ओनरशिप राइट कौन शेयर करते हैं? ओनर। ठीक है, तो ओनर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सारे ओनरशिप राइट शेयर करते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनर है भाई इक्विटी। ठीक है, और बोरोड का एडवांटेज है कि इनको पका पकाया खाना मिलता है, यानी फिक्स पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इन तीन डिसीजन पे बेस्ड है। आपको किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं। ठीक है, तो एफएम जब चैप्टर शुरू होगा आपने सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू अ फाइनेंस फंक्शन। और एफएम में मैंने आपको बताया तीन डिसीजन होते हैं। ठीक है, तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आपको ये तीनों मैंने लिख के भी दे दिए भाई। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट और टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल बजटिंग, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हो गया, लर्न हो गया मेरे साथ। डिविडेंड डिसीजन में वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट या वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस। ठीक है बेटा, ऑडियंस क्लियर हो रहा है। और फाइनेंसिंग में वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स और बोरोड। ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो ये सबसे पहले आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले बेटा ये तीन डिसीजंस पढ़ना, ध्यान में रखना। ठीक है, अब इन तीनों के फैक्टर्स आते हैं आगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिविडेंड को कौन से फैक्टर्स हैं। ये पूरा एफएम चैप्टर बेटा फैक्टर से ही भरा हुआ है, 10-10 फैक्टर, 5-5 फैक्टर, 6-6 फैक्टर, पूरे चैप्टर में फैक्टर्स ही फैक्टर्स है। बट मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से देखो इसमें दे रखे हैं। देखो पहले हम इन्वेस्टमेंट के नीचे ये इन्वेस्टमेंट के सारे फैक्टर्स है बेटा। देखो पहले इन्वेस्टमेंट के फैक्टर पढ़ते। अब कंपनी इन्वेस्टमेंट लेता है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है ना, तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है कैश फ्लो पोजीशन। आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कैश फ्लो में दो ही चीजें होती है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये सोच रहे हो कि आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आप मुझे खुद बताओ कि आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे, जहां पे इनफ्लो ज्यादा होनी चाहिए, आउटफ्लो? इनफ्लो। तो द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर कैश इनफ्लो इज मोर देन कैश आउटफ्लो, बस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। यही लिखा हुआ है बुक में भी कि कंपनी उस सोर्स में पैसा इन्वेस्ट करेगी जहां पे इनफ्लो ज्यादा होगी और आउटफ्लो कम होगी। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर पढ़ रहे हैं बेटा।
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम पहली चीज ध्यान में रखेंगे कैश फ्लो, ठीक है, उसमें हम सोचेंगे कि भाई इनफ्लो ज्यादा होगी आउटफ्लो कम होगी, हम वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे रिस्क, किस में इन्वेस्ट करोगे, वेयर द रिस्क इज मिनिमम, जहां पे हमें रिस्क कम होगा। अब सपोज करो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स है, एक प्रोजेक्ट में मुझे एक्सपेक्टेड है कि 50% लॉस होगा, दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड है 10% लॉस होगा, तो मैं 50% वाले को तो अवॉइड करूंगी ना, कितना ज्यादा रिस्क है। तो हम उस सोर्स में इन्वेस्ट करेंगे वेयर द रिस्क इज मिनिमम। और रिटर्न का मतलब क्या होता है, पैसा आना, तो रिटर्न शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो कैश फ्लो में हम देखेंगे इनफ्लो ज्यादा होनी चाहिए आउटफ्लो कम होनी चाहिए, आप उस सोर्स में इन्वेस्ट करोगे। उस सोर्स में इन्वेस्ट करोगे जहां पे रिस्क मिनिमम होगा, उस सोर्स में इन्वेस्ट करोगे जहां पे रिटर्न मैक्सिमम होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या देखना है ये ध्यान में रखना। ऐसी लास्ट फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट करते हुए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। भारद्वाज और अनिकेत सामने देखो, जब मैं पढ़ा रही हूं तो नीचे देखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो इन्वेस्टमेंट सामने देखो प्लीज, मैं सब शो कर। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ये पहले 3 पॉइंट को समअप कर दो। इन्वेस्टमेंट करते हुए हम कैश फ्लो भी देखते हैं, रिस्क भी देखते हैं, रिटर्न भी देखते हैं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये तीनों पॉइंट का सम है, 1 + 2 + 3, दिस इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है इन्वेस्टमेंट करते हुए आप क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हो, तो आप कैश फ्लो भी देखोगे, आप रिस्क भी देखोगे, आप रिटर्न भी देखोगे, दिस इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं पूछने वाली हूं अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर, किस सोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनफ्लो ज्यादा होगी आउटफ्लो, इनफ्लो, रिस्क शुड बी मिनिमम, रिटर्न शुड बी मैक्सिमम, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज पहले 3 पॉइंट, ठीक है बेटा। जिसको डाउट होगा प्लीज पूछना। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट फैक्टर के डिसीजन। तो आपको पता है नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो अब डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है देखो अर्निंग है। डिविडेंड डिसीजन लेना है तो पहली चीज मैं देखूंगी अर्निंग मेरी कितनी, डिविडेंड में आप पैसा शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो पहली चीज आप क्या देखोगे, अर्निंग। अब सपोज करो मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करा है, तो प्रेफरेंस को तो डिविडेंड देना ही पड़ता है, वो कंपल्शन है, आपको पता है। इक्विटी को कुछ नहीं देना, प्रेफरेंस को तो देना पड़ेगा भाई। तो अर्निंग में मैं दोनों अर्निंग कंसीडर करूंगी, करंट अर्निंग भी और पास्ट अर्निंग। अब खुद सोचो बेटा, अगर मेरी ये दोनों अर्निंग ज्यादा है, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर में आप ये देखना कि डिविडेंड ज्यादा देना है कि कम देना है, हर फैक्टर में आप ये देखो। जैसे इन्वेस्टमेंट के फैक्टर में हमने देखा था कि कहां पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, ऐसी डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर में हम देखेंगे डिविडेंड ज्यादा दे कि कम दे। तो अगर मेरी करंट और पास्ट अर्निंग, करंट अर्निंग का मतलब जो मैं इस साल कमा रही हूं, पास्ट अर्निंग का मतलब पिछले सालों के अर्निंग, दोनों ज्यादा है, तो मैं डिविडेंड ज्यादा दे सकती हूँ कम, ज्यादा। दोनों अर्निंग कम है तो डिविडेंड पेड वुड बी लेस। तो अर्निंग में सिंपल लिखना है कि बोथ द अर्निंग शुड बी कंसीडर, करंट अर्निंग एज वेल एज पास्ट अर्निंग व्हाइल मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। जब हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं तो हमें दोनों अर्निंग ध्यान में रखनी पड़ती है, करंट अर्निंग भी और पास्ट अर्निंग। दोनों ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा दो, दोनों कम है तो डिविडेंड भी कम, ठीक है। अब दूसरा आता है कैश फ्लो पोजीशन। ये आपको एक चीज समझाती हूँ, तीनों डिसीजन जो है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग, तीनों का एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन, तीनों में आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है, डिविडेंड में भी आएगा और फाइनेंसिंग में भी आएगा। कैश फ्लो में आपको पता है 2 ही चीजें आती है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो आप मुझे बताओ आपकी कैश इनफ्लो ज्यादा है तो डिविडेंड पेड वुड बी मोर की लेस, मोर। आउटफ्लो ज्यादा है तो डिविडेंड पेड वुड बी लेस। तो इनफ्लो का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है तो मैं डिविडेंड भी ज्यादा दे सकती हूँ, पैसा ज्यादा जा रहा है तो मैं डिविडेंड कम। तो कैश फ्लो में यही लिखा है बेटा, कैश इनफ्लो ज्यादा है, ठीक है, तो डिविडेंड भी आप ज्यादा दोगे, कैश आउटफ्लो ज्यादा है तो डिविडेंड आप कम दो, ठीक है भाई। जिसको जिस फैक्टर में दिक्कत आएगी वहीं पे बोलेगा। नहीं के सामने देखो प्लीज, नेक्स्ट फैक्टर देखो ग्रोथ आता है। अब आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको पैसा चाहिए, यस और नो, तो डिविडेंड पेड वुड बी लेस। ग्रोथ नहीं करना चाहते तो डिविडेंड पेड वुड बी मोर, बस, ठीक है ना। बहुत इजी फैक्टर है बेटा, डिविडेंड में बस ये देखना है डिविडेंड ज्यादा देना है कि कम देना, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब कई कंपनीज होती है ना वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। स्टेबल डिविडेंड का मतलब अगर मैं कह रही हूं मैं 10% डिविडेंड दूं तो मैं 10% ही दूंगी, स्टेबल है, उसी रेट से दूंगी। तो अगर मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या उसका इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो, नो, क्योंकि मैंने कौन सी डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रखी है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो उसका अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका डिविडेंड पे कोई इफेक्ट नहीं जाता, वो उतनी रेट से देती, कम होता है तो भी कोई इफेक्ट नहीं जाता, वो उसी रेट से देती।
तो मेनी कंपनीज इंडिया में यही पॉलिसी को फॉलो करती है स्टेबल, कि हम इतना ही देंगे भाई, ना इससे ज्यादा देंगे ना इससे कम। तो आपने सिंपल लिखना है कि अगर जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करेगी तो वो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही देगी, ना उसको बढ़ाएगी ना कम करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। कंपनी के अगर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी के रियल ओनर्स कौन है, तो वो शेयर होल्डर्स है, क्योंकि कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं, शेयर होल्डर्स। तो उनको खुश रखना कंपनी की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर बेटा मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स मुझसे मांग रहे हैं हाई रेट ऑफ डिविडेंड, तो मैं डिक्लेयर करूंगी हाई रेट ऑफ डिविडेंड। नहीं मांग रहे, अब जैसे इक्विटी वाले वो कहते भाई हमें नहीं चाहिए, ईयर एंड में जो होगा दे देना, तो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें आप ये लिखोगे कि शेयर होल्डर्स वांट मोर डिविडेंड, कंपनी हैज टू पे मोर, डजंट वांट, कंपनी नीड नॉट पे मोर। ठीक है, तो दिस इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। नेक्स्ट आता है देखो कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में 2 पीरियड होते हैं बेटा, बूम पीरियड और रिसेशन। बताओ, बूम में हर कंपनी को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो डिविडेंड पेड वुड बी मोर। रिसेशन में लॉस है तो डिविडेंड पेड वुड बी लेस। नहीं नहीं, वो अलग है बेटा, वो तो प्राइस से रिलेट करता है इन्फ्लेशन, किसी में भी नहीं आता। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्राइस से रिलेट है, वो इको में आएगा। ठीक है, तो नहीं, गलत है फिर। तो कैपिटल मार्केट में 2 पीरियड होते हैं बेटा, बूम और रिसेशन। बूम में डिविडेंड ज्यादा देंगे, रिसेशन में डिविडेंड कम देंगे, ये ध्यान में रखें। ऐसी आती है टैक्सेशन पॉलिसी। बेटा कंपनीज जो डिविडेंड पे करती है ना, उनको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। शेयर होल्डर्स के हाथों में डिविडेंड टैक्स फ्री है, बट कंपनी को पे करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्विस्ट करके। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना, बट कंपनी जो डिविडेंड दे रही है ना, उनको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। तो शेयर होल्डर्स के हाथों में इट इज टैक्स फ्री, बट कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड। तो अगर टैक्स ऑन डिविडेंड इज मोर, डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा है, तो कंपनी विल पे मोर डिविडेंड, लेस डिविडेंड, लेस, क्योंकि उनको लॉस है। और डिविडेंड पे टैक्स कम है तो कंपनी विल पे मोर डिविडेंड। समझ आ गया बेटा? तो इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हाई तो कंपनी विल पे लेस डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड इज लो तो कंपनी विल पे मोर डिविडेंड। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट आता है देखो स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट जो है ना बेटा, वो डिविडेंड से रिएक्ट करता है। कैसे? अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं मार्केट में, ब्लू चिप कंपनीज किसको बोलते हैं आपको पता है? ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है? जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रखी होती है, उनको कहते हैं। ठीक है, जैसे आज की डेट में जियो को, रिलायंस को, इन सबको ब्लू चिप कंपनीज बोला जाएगा, अंबानी अडानी की कंपनी। ठीक है, ब्लू चिप के अंदर आती है। ठीक है, तो ब्लू चिप कंपनी जो होती हैं, स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है ना, तो उनका शेयर का प्राइस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है कि अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा दिया है तो ये एमपीएस का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको फुल फॉर्म लिखनी होगी लिख लेना भाई, क्योंकि मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए जल्दी जल्दी जल्दी। तो अगर डिविडेंड ज्यादा दोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस, डिविडेंड कम दोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज। तो डिविडेंड डिसीजन का स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्स्टेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। ये बहुत सिंपल है, लिख लिया करो बेटा, साथ साथ मेरे एडिट कर लिया करो। लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि कंपनी जब डिविडेंड पे करती है ना, तो उनको आपने अकाउंट्स में कंपनीज चैप्टर पढ़ा है। कौन सी एक्ट होती है? कंपनीज एक्ट 2013। ये देखो, इतना भी नहीं पता है। लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जब आप डिविडेंड डिसीजन लोगे ना, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस ध्यान में रख के डिविडेंड देना पड़ेगा। अब कंपनीज एक्ट कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि आप इतना ही दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो उनकी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लीगल कॉन्स्टेंट में आप ये नाम मेंशन करोगे, कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस ध्यान में रखते हुए, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए देन मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूँ। ठीक है, अब ये सोचो ना यार, अंबानी तो जितना मर्जी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, अडानी जितना मर्जी दे सकता है, बट अगर वो ज्यादा देगा तो उन्हीं की मोनोपोली हो जाएगी, तो क्या मार्केट में नई कंपनीज आ पाएगी? नो। तो इसलिए बेटा लीगल कॉन्स्टेंट बनाए गए कि कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बेटा, हर कंपनी ना, जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, वो तो सारा पैसा जेब से लगा के नहीं आती, वो बैंक वगैरह से लोन लेके फंडिंग करती। ठीक है, तो अगर मैं किसी बैंक से मैंने लोन ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और बैंक्स वाले वगैरह भी ना बेटा रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन।
अगर सपोज करो मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन ले रखा है, ठीक है, और मैंने डिविडेंड 2 करोड़ का डिक्लेयर कर दिया, तो बैंक तो कहेंगे कि भाई हमसे तो 1 करोड़ का लोन लेके बैठा हुआ है और आगे 2 करोड़ का डिविडेंड दे रहा है, तो हमें कब वापस करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको उसकी टर्म्स और कंडीशन ध्यान में रखते हुए भी डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लीगल कॉन्स्टेंट में आप लिखोगे कि कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन ध्यान में रख के डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, और कॉन्ट्रैक्चुअल में लिखोगे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो इनकी भी बेटा आपको कंडीशन ध्यान में रखते हुए डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मैंने इन्वेस्टमेंट के फैक्टर में तो हमने ये देखा था इन्वेस्टमेंट किसमें करनी, डिविडेंड के फैक्टर में ये देखा है कि डिविडेंड ज्यादा दे या कम दे। तो अब इन दोनों में कोई दिक्कत है, अगर ये 3 डिसीजन हो जाएंगे ना आपका 70% चैप्टर हो जाएगा, 70% डन हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, तो आप पूछ सकते हो इधर भी। अब लास्ट डिसीजन आता है देखो फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन 3 डिसीजन याद आ रहे, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो बोलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है, वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। डिविडेंड क्या कहता है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट, वेरी गुड, और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। और फाइनेंसिंग क्या कहता है, वेदर टू रेज फंड फ्रॉम ओनर्स और बोरोवर्स, वेरी गुड। तो आप दिमाग में रखना कि फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर में आपको ये देखना है कि हम ओनर से पैसा रेज करें या फिर बोरोवर्स, इसके सारे फैक्टर में आपको ये देखना। जैसे डिविडेंड में हमने देखा डिविडेंड ज्यादा दे कि कम दे, तो फाइनेंसिंग में हम ये देखेंगे ओनर से रेज करे कि बोरोवर्स। तो ये फैक्टर कराने से पहले बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स दे बोथ आर सेम, ये दिमाग में रखना। 1-2 कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब सेम है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि चैप्टर का नाम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके डिसीजन आप ध्यान में पढ़ना फैक्टर सारी के। इसके और कैपिटल स्ट्रक्चर बार बार रिपीट कर रही हूँ, उनके फैक्टर सेम है, 1-2 ऊपर नीचे होंगे, बाकी सारे फैक्टर सेम है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, आप फाइनेंसिंग के फैक्टर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये सिखाया कि कहां से पैसा रेज कर रहे हैं, ओनर से या फिर बोरोड से। अच्छा अब ये मुझे बता दो पेमेंट किसको करनी पड़ती है, ओनर को बोरोड को? बोरोड को। ओनर को तो कुछ नहीं देना, बट ओनर का डिसएडवांटेज क्या है कि वो ओनरशिप राइट शेयर करेंगे। ओनर को पैसा कुछ नहीं देना होता बट वो ओनरशिप राइट शेयर करते बेटा, ये चीज दिमाग में रखना। तो देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का पहला फैक्टर है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर इक्विटी और बोरोड को कंपेयर किया जाए ना तो डिबेंचर चीपर होते हैं। इसका रीजन कई बार आता है, डिबेंचर को चीप क्यों बोला जाता है, सस्ता क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो डिबेंचर पे क्या करते हैं बताओ, डिबेंचर को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है ना उस पे हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, इसलिए डिबेंचर को चीपर माना जाता है एज कंपेयर टू ओनर फंड। तो फाइनेंसिंग का पहला फैक्टर था कॉस्ट। तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे, डेट इज कंसीडर टू बी चीपर, वाई, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। क्योंकि जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है बेटा वो टैक्स फ्री होता है, उसमें हमें टैक्स पे रिबेट मिलती है, इसलिए डिबेंचर इज कंसीडर टू बी चीपर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है फाइनेंसिंग के बेटा, हाँ अभी बताऊंगी। अब नेक्स्ट आते हैं देखो रिस्क। अच्छा सोच के बताना यार, आपको पेमेंट किसको करनी है, डिबेंचर ओनर, इक्विटी डिबेंचर, डिबेंचर। डिबेंचर पे तो फिक्स इंटरेस्ट जाना ही जाना है, ठीक है। तो पेमेंट से रिगार्डिंग रिस्की कौन से हैं, डिबेंचर, क्योंकि इनको फिक्स इंटरेस्ट जाएगा, 10% है तो 10% जाएगा, 20% है तो 20%। तो डिबेंचर चीपर है क्यों, क्योंकि टैक्स में बेनिफिट है, बट रिस्की है क्यों, क्योंकि पेमेंट करती है। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखना। डिबेंचर को सस्ता क्यों बोलते हैं, क्योंकि टैक्स में बेनिफिट मिलता है, और रिस्क अभी तो बोला है टैक्स में गवर्नमेंट बेनिफिट देती है बेटा, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसमें गवर्नमेंट टैक्स में बेनिफिट देती है, टैक्स में रिबेट मिलती है ना, छूट मिलती है, ठीक है, दैट इज अ टैक्स रिबेट। हाँ तो डिबेंचर को चीपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि टैक्स ऑन डिबेंचर जो है उस पर हमें बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और रिस्की इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि डिबेंचर को पेमेंट करनी। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो कॉस्ट में आप लिखोगे डिबेंचर चीपर है क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है, टैक्स फ्री है, रिस्की है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेमेंट करनी, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर होगी। अब आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। वैसे मैंने इसको पता है कैसे याद करा है, देखो इसमें आपको 2 कॉस्ट मिलेगी, एक फ्लोटेशन कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है। ये देखो एक ये फैक्टर है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट, और एक है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। नीचे देखोगे ना, ये देखो फ्लोटेशन कॉस्ट ये रहा, ठीक है, और ये फिक्स कॉस्ट ये रहा, ठीक है। 2 तरीके की कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान में रखना।
अब फ्लोटेशन कॉस्ट ये कई बार आता है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, कि जैसे मैं पैसा रेज कर रही हूँ ना तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ेगी, तो ये सारी कॉस्ट होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट आपने 11th की इको में भी पढ़ी थी बेटा, फिक्स कॉस्ट होती है कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस। आप इसमें एडिट कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं पता समझ आ रहा है तो साइड में लिख लिया करो। फ्लोटेशन कॉस्ट के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट हो गई, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है जो कंपनी को देनी है, लाइक रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। अगर मैंने फ्लैट रेंट पे ले रखा है तो भाई मेरे को रेंट देना ही पड़ेगा, इट इज अ फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इससे आप बच सकते हो, यस और नो? नो, तो दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो आप खुद सोच के बताओ बेटा। अच्छा, कॉस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, इनकम है? कॉस्ट, कॉस्ट इज एक्सपेंस। तो अब खुद सोचो बेटा, अगर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है या फिर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, दोनों कॉस्ट ज्यादा है, तो मेरा खर्चा ज्यादा है, तो क्या मैं पेमेंट कर पाऊंगी? तो कंपनी विल प्रेफर क्या? ओनर, इक्विटी। और दोनों कॉस्ट कम है तो कंपनी विल प्रेफर बोर। तो ये दिमाग में रखना, कॉस्ट एक्सपेंस है बेटा। तो अगर मेरा खर्चा ऑलरेडी ज्यादा है तो मैं ओनर से पैसा रेज करूंगी, क्योंकि बोरर को नहीं दे पाऊंगी। दोनों कम है तो फिर मैं उससे रेज कर सकती हूँ, बोरर से। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर साथ में पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आता है कैश फ्लो, ये तो कॉमन फैक्टर बताया था। बताओ भाई, कैश इनफ्लो ज्यादा है तो क्या आप पे कर सकते हो? यस, तो आप क्या प्रेफर करोगे? बोरोड, ठीक है, डिबेंचर। और आउटफ्लो ज्यादा है तो ओनर। ठीक है, तो इसके सारे फैक्टर में बेटा यही देखना, ओनर से रेस करे या बोरोड से। कंट्रोल, खुद सोचो भाई, कंट्रोल मेंटेन कौन करते हैं? बोरोड। डाइल्यूट कौन करते हैं? ओनर। अगर आपने मेरी कंपनी के ओनर फंड लिए तो आप मेरे साथ ओनरशिप राइट शेयर करोगे ना। तो कंट्रोल डाइल्यूट ओनर करते हैं, कंट्रोल मेंटेन बोरोड करते हैं। तो अगर मैंने बोरोड से पैसा रेस करा बेटा तो मेरे कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मेरी कंपनी में मेरा ही कंट्रोल रहेगा। बट अगर ओनर से रेस करा है तो फिर भाई मेरा डाइल्यूशन हो जाएगा कंट्रोल, कि वो भी मेरे साथ डिसीजन ले। तो ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा है कि मेंटेन बोरोड करते हैं और डाइल्यूट ओ से ओनर करते हैं, ध्यान में रखना। अब आती है कैपिटल मार्केट कंडीशन। ये भी फैक्टर बेटा, इसका और इसका ये कैपिटल मार्केट फैक्टर कॉमन है। देखो, कैपिटल मार्केट इस डिसीजन में भी था, कैपिटल मार्केट इसमें भी है। मार्केट में दो पीरियड होते हैं, बूम और रिसेशन। बूम में आपके पास पैसा है, यस और नो? यस, तो एवरी कंपनी इज रेडी टू टेक रिस्क। बूम में हर कंपनी ग्रोथ करना चाहती, डाइवर्सिफाई होना चाहती, तो उसके साथ नए नए ओनर खड़े हो जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं है। तो कंपनी विल प्रेफर कौन सा फंड? ओनर। रिसेशन में मंदी छा रखी है बेटा, आप ग्रोथ नहीं करना चाहोगे, आपको ग्रोथ करनी है तो आप ओनर से पैसा रेस करोगे ना। अब मैं बहुत सारी ब्रांचेस खोलूंगी तो मैं हर ब्रांच में मैं अकेली देख पाऊंगी, तो फिर मैं चाहूंगी कि यार मेरे साथ ओनर आ जाए। रिसेशन में मंदी छा रखी है, जहां पे काम कर रही हूं वहीं पे काम करना चाहूंगी, तो मैं और ग्रोथ थोड़ा ना करूंगी, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी? बोरो। तो ये ध्यान में रखना, मार्केट में बूम पीरियड में एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो। ग्रो करेगी तो वो अपने साथ और ओनर खड़े करेगी, ठीक है, तो वो ओनर से पैसा रेस करेगी। रिसेशन में आप लॉस में हो, ठीक है, तो आप और लॉस बियर नहीं करोगे, आप और से पैसा रेस करोगे। ठीक है, तो इसको कई उल्टा करके आ जाते हैं, तो इस फैक्टर को ध्यान में रखना। अभी हम 60-70% चैप्टर फिनिश कर चुके बेटा, ये ध्यान में रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बताती हूँ आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। आपको, आप जब केस स्टडी देखोगे ना बोर्ड के पेपर के अंदर, तो आप केस स्टडी से पहचान लोगे कि चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर जगह पे डिबेंचर, इक्विटी, इन्हीं सब की बात होती है। तो आप चैप्टर तो पहचान लोगे कि ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग की है, दिमाग में रखना। जैसे केस स्टडी में लिखा होता है ना, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, नीचे लिखा होता है एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो अगर मेरे को चैप्टर पता चल गया ना कि एफएम चैप्टर है भाई, तो इंपॉर्टेंस सिर्फ किसकी है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बिना केस स्टडी पढ़े भी अपना आंसर दे सकती हो, आंसर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में, और देखो कई बार केस स्टडी में एक वर्ड लिखा आता है ब्लूप्रिंट, ये दिमाग में रखना, लिख लेना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रही हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग को कंपनी का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, कि कंपनी के हर डिसीजन इसी के थ्रू की जाते हैं। पैसा होगा तो ही करोगे ना भाई हर काम, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को कंपनी का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। तो केस स्टडी में अगर ये वर्ड मुझे दिख जाता है तो मैं केस स्टडी पूरी नहीं पढ़ती, मेरा आंसर आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो अब मैंने आपको ये बता दिया। अब फाइनेंशियल प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है फंड्स को प्लान करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहला तो देखती है कि कितने फंड चाहिए, यानी एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड। फिर किस सोर्स से चाहिए, क्यों चाहिए? फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड
करंट एसेट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट्स फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी पहले ये देखता है अमाउंट ऑफ फंड, कितना पैसा चाहिए, फिर देखता है किस सोर्स से रेस कर रहा है, ओनर से या फिर बोरोड से, फिर ये देखते हैं इन्वेस्ट कहां पे करना है, फिक्स में या करंट। तो बहुत इजी डेफिनेशन है बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट्स द फंड्स रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ फंड, वाई फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एंड करंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं कितना पैसा चाहिए, फिर देखते हैं किस सोर्स से चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एंड करंट। दिस इज फाइनेंशियल प्लान। इसकी इंपॉर्टेंस आपने पढ़ के जानी है, 5 नंबर का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट तो आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट, जो आपको पसंद आ रही है वो आप पढ़ सकते हो। तो थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको दे रखी है ये, वैसे मैंने देखो अपने अकॉर्डिंग कर्ल करके याद करे इसके 5 पॉइंट। CURL, L से 2 पॉइंट है। सी से सबसे पहला पॉइंट है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। आप मुझे बताओ, क्या प्रोडक्शन फाइनेंस के बिना हो सकती है? बताओ, प्रोडक्शन बिना फाइनेंस के हो सकती है? सेल हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट वेरियस बिजनेस फंक्शन। बिजनेस में इतने सारे फंक्शन है, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, ठीक है, सब किसकी हेल्प से होते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से। तो सी से पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। यू से फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा पहले ही सोच लेता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो ऑब्वियस है इसमें फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आपको होती नहीं। अगर आप फ्यूचर के लिए पहले ही बचा के रख रहे हो बेटा, तो क्या आप अनसर्टेनिटी कोई आपके सामने आएगी? नहीं आएगी। तो ये अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है, ऐसी रिस्क को भी मिनिमाइज करता है। अब आप पैसा पहले ही सेव कर रहे हो तो रिस्क भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिंक में लर्न करोगे तो आसान रहेगा। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, अनसर्टेनिटी मिनिमाइज करता है, रिस्क मिनिमाइज करता है, और एल से 2 पॉइंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके पेरेंट्स पैसा सेव करते हैं, क्यों? अभी प्रेजेंट आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही देखती है, कंपनी का प्रेजेंट भी देखती है और कंपनी का फ्यूचर भी देखती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छे से कर रहे हो तो कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन भी अच्छी होगी और फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इट इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसी बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी लिंक है। क्यों? क्योंकि पैसा होगा तो आप उसको क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो इट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग। ठीक है भाई, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के मैंने आपको ये 5 इंपॉर्टेंस बताई है, 10 सेकंड का वक्त है, 500 पॉइंट याद करें। सी का मतलब था कोऑर्डिनेशन, यू इज अनसर्टेनिटी मिनिमाइज करता है, आर इज रिस्क मिनिमाइज करता है, एल से 2 पॉइंट है, लिंक बिटवीन प्रेजेंट फ्यूचर, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। जिसको हो गए डन करेगा फटाफट। फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट्स द फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी कितना पैसा चाहिए, फिर ये देखता है सोर्सेस, किस सोर्स से चाहिए और क्यों चाहिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड, बस। तो एस्टिमेटिंग हो गया भाई। हाँ भाई, इधर भी हाँ हाँ तो कर दो, मुंडी तो हिला दो बेशर्मो जा। हाँ, सबकी मुंडियां जाम होगी यहाँ पे। हो गया डन। कुछ कुछ होता है इधर भाई। खुशी, आज दुखी नजर आ रही है तू। वैभव, शुभम, पीछे। डन। ऑनलाइन में बेटा किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बता दी है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में देखो खत्म होने वाला है हमारा इतना बड़ा चैप्टर। इसके बाद बेटा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आती है, ये भी डिसीजंस है। कैपिटल 2 होती है, वन इज फिक्स कैपिटल, अनदर इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल होती है मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। जो पैसा आप फिक्स एसेट में डाल रहे हो तो दैट इज फिक्स कैपिटल। तो मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट इज फिक्स कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो बहुत आसान डेफिनेशन, फिक्स कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट। अब दोनों के फैक्टर्स करने बेटा, पूरा चैप्टर ही फैक्टर फैक्टर पे। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स आते हैं। देखो, सबसे पहला फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। ये फैक्टर इसका और इसका बिल्कुल कॉमन है, इसके और इसके 4 फैक्टर कॉमन है और चारों के आंसर भी कॉमन है। फिक्स कैपिटल के, अब आपको मैं समझा रही हूं क्योंकि आंसर आपने करना। फिक्स कैपिटल के फैक्टर में आप देखोगे फिक्स एसेट आपको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। वर्किंग कैपिटल होती है मनी इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट, तो कंपनी की सबसे बड़ी करेंट एसेट कैश होती है। हाँ पता है ना भाई, अकाउंट्स के स्टूडेंट इतना तो पता है, करेंट एसेट में कैश आती है। तो वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स में आप ये बताओगे मुझे कैश ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, सिचुएशन को देखते, और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर।
और फिक्स कैपिटल के फैक्टर में आप सिचुएशन देख के बताओगे फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल के फैक्टर है ना, तो उसमें हमें फिक्स एसेट देखनी, और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स में हमें कैश देखना है कि कैश ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। अब देखो पहले फैक्टर पे आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। दो बिजनेस है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग का मतलब जो बिजनेस बाइंग और सेलिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो बिजनेस सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है। तो फिक्स एसेट दोनों में से किस में ज्यादा चाहिए, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चाहिए। वाई? बिकॉज आपको लैंड भी चाहिए, आपको मशीन भी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग, तो इसमें ऑब्वियस है फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम होगी और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होगी, ठीक है। अब आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कई बिजनेस स्मॉल स्केल पे होते हैं, लाइक किराने की दुकान, कई बिजनेस लार्ज स्केल पे होते हैं। तो बताओ फिक्स एसेट किस में ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल? लार्ज स्केल। तो कॉमन सा फैक्टर है। तो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो कम चाहिए। टेक्निक दो होती है बेटा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। याद आ रही है? लेबर इंटेंसिव में लेबर काम करती है, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन काम करती है। तो फिक्स एसेट किस में ज्यादा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव में, क्योंकि आपको मशीन चाहिए। लेबर इंटेंसिव में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आप अपनी टेक्निक को अपग्रेड कर रहे हो तो आपको फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बस। नहीं कर रहे तो कम होगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, सारे फैक्टर कवर करे मैंने आपके जो बुक में है, ठीक है। तो आप एसेट्स को बेटा या तो हम लीज पे लेते हैं या परचेस करते हैं। अगर मैं परचेस कर रही हूं तो मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। लीज का मतलब क्या हो गया, रेंट, उस पे ले रहे हो तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, बस। डाइवर्सिफाई कर रहे हो आप अपने बिजनेस को, चेंज कर रहे हो कि लाइक मैं सीमेंट में डील करती थी, अब मैं टेक्सटाइल में आ गई, तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ग्रोथ कर रहे हो तो भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बट अगर कोलैबोरेट हो रहे हो ना, लाइक शुभम वैभव की कंपनी मिल गई है तो दोनों शेयर करेंगे पार्टनरशिप, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। तो कोलैबोरेशन के केस में कम होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि शेयर हो जाएगी बिटवीन द टू पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सारे फिक्स कैपिटल के फैक्टर। भाई इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। अब वर्किंग के बाद खत्म होने वाला है हमारा चैप्टर। हाँ, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है जिसको, तो जा सकते हो, मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कोई नहीं करेगा, बस ये ध्यान में रखना। हाँ भाई, फिक्स कैपिटल के फैक्टर क्लियर हो गए। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर देख लो, चैप्टर खत्म है। वर्किंग कैपिटल का पहला फैक्टर आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान से समझ ले। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही, तो उसमें मेरे को या तो ज्यादा टाइम लग रहा है या कम टाइम लग रहा है। अगर मेरे को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना यार, क्योंकि मैं अपने खर्चे कैसे बियर करूंगी। अगर मैं आज प्रोडक्शन कर रही हूं, कर सेल हो जा रही, तो कल ही मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। वर्किंग कैपिटल के फैक्टर में बेटा आपने कैश देखना है कि कैश ज्यादा चाहिए कि कम। जैसे फिक्स कैपिटल के फैक्टर में हमने फिक्स एसेट देखी, तो अगर किसी बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल लंबी होती है, इसका मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। और अगर कम होती है, जैसे ब्रेड है ना बेटा, ब्रेड इज अ पेरिशेबल आइटम, डेली प्रोडक्शन होता है, डेली सेल होती है, तो जो लोग ब्रेड में डील कर रहे हैं उनको कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, क्योंकि उनको पता है उनकी चीज डेली बिक रही। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल है उतना जो है मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट है तो लेस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आती है देखो बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में दो ही पीरियड होते हैं, बूम और रिसेशन। बूम में आपको पैसा ज्यादा चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है, रिसेशन में पैसा कम चाहिए, बस। नेक्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस, ये कॉमन है बेटा, वही सेम है। दो बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सारा पैसा जेब से लगाना पड़ेगा, तो कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ट्रेडिंग में सेल करोगे तो पैसा आ जाएगा, तो कैश की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये देखो, ये वाला फैक्टर ना बेटा बिल्कुल कॉमन है, ये ध्यान में रखना। ये फैक्टर, ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है, ध्यान में रखना। ये फैक्टर भी, ग्रोथ भी है, देखो इसमें ये कुछ फैक्टर ना कॉमन है दोनों का। सीजनल फैक्टर, अगर मैं सीजनल गुड्स में डील कर रही हूं ना, तो पीक सीजन में आपको कैश की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। सीजनल फैक्टर में नहीं डील कर रहे, आपका थ्रू आउट द सीजन आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट कम हो। तो सीजनल गुड्स में जो बिजनेस डील करते हैं ना बेटा, उनको कैश भी ज्यादा चाहिए होता है, उनको पता है ऑफ सीजन में उनको खाली भी बैठना पड़ेगा। सीजनल गुड्स में नहीं डील कर रहे तो आपको ज्यादा चाहिए। अगर आप अपने गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हो, क्रेडिट अलाउ कर रहे हो लोगों को, तो आपको पैसा चाहिए, यस और नो,
यस, तो कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है, अवेल हो रहा है, तो कैश की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो दो फैक्टर है, क्रेडिट अलाउ, क्रेडिट अवेल। अलाउ कर रहे हो तो कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अवेल कर रहे हो तो कैश की रिक्वायरमेंट कम होगी। ग्रोथ करना चाहते हो, कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बहुत इजी फैक्टर है। कंपटीशन है तो कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन है तो भी कैश ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के फैक्टर में सारा आपने यही देखना है, कैश ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। चेक करो, कोई डाउट है पूछो। इधर भी ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, जिसको फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, उसका आपने फॉर्मूला याद करना है, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स करके, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है भाई, हाँ समझा दू, बोलो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझा दू। यस मैम। यस मैम। चलो भाई ये लो, ले लो भाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझ लो। इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी बेटा एक, ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो। देखो बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को सबसे पहले तो फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। बातें नहीं बेटा प्लीज क्लास के बीच में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। राघव, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहती है कि अगर जो कंपनी डिबेंचर से पैसा रेस करती है ना, तो उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। आपको ये प्रूफ करना होता है। ये नॉर्मली अभी तक तो देखो, ये आपको बताती हूँ क्वेश्चन आप कैसे केस स्टडी में क्रैक करोगे। केस स्टडी में डेट कंपोनेंट वर्ड जहां पे भी लिखा होता है ना, हमेशा यही केस होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का केस होता है। ये दिमाग में रख ले, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, क्रैक कर लेना। डेट कंपोनेंट जहां पे भी मेंशन होते हैं ना केस स्टडी में, हमेशा ये केस होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने से पहले ना बेटा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है मिक्स बिटवीन, अच्छा पैसा रेस, कैपिटल का मतलब पैसा है ना, पैसा रेस करने के दो सोर्सेस है, नाम बोलो, ओनर्स एंड ओनर्स एंड बोरो। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरो। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरो। ठीक है, पहली ये डेफिनेशन बता दी मैंने। अब दूसरी चीज बता रही हूँ, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, जिसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की क्या रेशियो हो है, उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। इसके दो फॉर्मूले होते हैं बेटा फाइनेंशियल लीवरेज के। एक फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, और दूसरा फॉर्मूला होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट देखो, फाइनेंशियल लीवरेज मैंने क्या बताई है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सपोज करो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 लाख के डिबेंचर है, ठीक है, और 1 लाख की इक्विटी है। तो अब ये वाला फॉर्मूले में पुट कर रही हूं, डेट अपॉन इक्विटी 2/1, यानी 2:1। तो यानी ये कहता है फाइनेंशियल लीवरेज, ये कहता है कि 2 लाख के डिबेंचर है, 1 लाख की इक्विटी। या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का मतलब क्या है कि टोटल कैपिटल मेरी कितनी थी, 3 लाख की, और उसमें से डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख के। तो फाइनेंशियल लीवरेज सिंपल बोलता है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स कितने के। तो एक फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी और दूसरा फॉर्मूला इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो हमें सिंपल बताता है कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की कितनी रेशियो। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज, उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। इतने में कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो, नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल भी होती है और फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल भी होती है। इट कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी अनफेवरेबल। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कब होती है, ये आपको क्वेश्चन में बोलता है, कमेंट करो वेदर द फाइनेंशियल केस स्टडी में वेदर द फाइनेंशियल लीवरेज इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ डेट का। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से समझ लेना भाई प्लीज।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न इज इनकम, यस और नो? यस। तो रिटर्न का मतलब है कि क्या है कि कंपनी ने जो इन्वेस्ट करा है ना उस पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको रिटर्न कहेंगे। तो रिटर्न इज बेसिकली इनकम फॉर अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ डेट, आप सोच के बताओ यार, डिबेंचर की कॉस्ट क्या होती है? डिबेंचर का एक्सपेंस क्या होता है? इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इट इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट एक्सपेंस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। जिसको जहां पे डाउट आएगा ना वहीं पे पूछना, मैं पूरा बता के फिर से रिपीट नहीं करने वाली, इसलिए जहां पे जिस पॉइंट पे अटकोगे पूछ लेना। फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल कब होती है? आप खुद बताओ, दोनों में से क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न की कॉस्ट? रिटर्न। तो फाइनेंशियल लीवरेज आप क्वेश्चन देख के पहचान सकते हो, फेवरेबल तब होगी जब आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट कम, तो फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी फेवरेबल। अनफेवरेबल तब होगी जब उल्टा होगा, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है। तो कभी भी टीचर कहती है कि ना बताओ कि भाई फाइनेंशियल लीवरेज वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल तब है जब रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कम है, और अनफेवरेबल में उल्टा केस है। हाँ भाई, इतना पोर्शन समझ आ गया? ऑनलाइन में भी भाई किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर मैं Yes, आगे ma'am. बढ़ रही हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब आते हैं अब मेन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिचुएशंस बता दी। अब बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 60 लाख, ठीक है, मेरे को 60 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बता रही हूँ फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल कैसे होती है, ठीक है। तो मेरी कंपनी में फंड्स की रिक्वायरमेंट 60 लाख है। अब हम ले लेते हैं, डिबेंचर से भी रेस कर सकते हैं, इक्विटी से भी, हम किसी से भी रेस कर सकते हैं, बट मैं ये प्रूव करूंगी कि डिबेंचर से रेस करेंगे ना तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का यही कॉन्सेप्ट कहता है कि डिबेंचर यूज करते हैं तो हमारी अर्निंग बढ़ती है, ठीक है। तो अब मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ डिबेंचर पे, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। 10% ले लिया। टैक्स रेट भी आप कुछ भी ले सकते हो, 30% है, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। और एक ईबीआईटी लेट कर लेते हैं। ईबीआईटी मैंने, अच्छा फुल फॉर्म पता है ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर Earning before इंटरेस्ट tax. एंड टैक्स। ये आपको न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने 8 लाख की ईबीआईटी ली है, ठीक है। ये सब सिचुएशन मैंने लेट करी है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट थी 60 लाख, इंटरेस्ट चल रहा है 10%, टैक्स चल रही है, आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन में सब गिवन होता है बेटा। टैक्स रेट है 30% और ईबीआईटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, 8 लाख की ईबीआईटी, ठीक है। और मेरे को शो करना है कि भाई मैं डिबेंचर से पैसा रेस करूं कि ना करूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट मेरी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम 3 सिचुएशन लेट कर रहे हैं, देखो, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 में ना मैं ये मान के चल रही हूं मैं डिबेंचर से कुछ पैसा रेस नहीं कर रही, जीरो, यानी सारा 60 लाख मैं किससे रेस कर रही हूं? इक्विटी से, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है ना, मिक्स होता है ओनर्स और बोरोड। अब मेरे को 60 लाख की फंड्स की रिक्वायरमेंट है और मैं सिचुएशन 1 में लेट कर रही हूँ कि मैं भाई डिबेंचर से कुछ नहीं रेस करना चाह रही, मैं सारा इक्विटी से रेस कर रही हूँ 60 लाख। सिचुएशन 2 में अब मैं धीरे धीरे डिबेंचर बढ़ा रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि भाई 20 लाख मैं इक्विटी से ले लेती हूँ, दैट मीन्स रेस्ट कितने बच गए? सॉरी, 20 लाख डिबेंचर से रेस करा है तो इक्विटी से कितने बच गए? 40 लाख। 60 लाख की रिक्वायरमेंट थी ना, तो मैंने 20 लाख डिबेंचर से रेस कर रही हूँ, तो कितने बच गए इक्विटी से? 40 लाख। अब मैं और बढ़ा रही हूँ, सिचुएशन 3 में मैं लेट कर रही हूँ, मैं 40 लाख डिबेंचर से ले रही हूँ, तो इक्विटी से कितने बच गए? 20 लाख, ठीक है। मैंने 3 अजम्पशन ली। अगर आपको टीचर ये पूरा इलेबोरेट करने को बोलेगा ना पेपर के अंदर, तो आपको ये सब एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मैंने 3 कंडीशन लेट कर ली। आपको पता है जब शेयर्स डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम एट द रेट ऑफ 10 ईच मान के चलते, पता है आपको? जैसे 60 लाख शेयर्स हैं तो मैं बोलूंगी 6 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। जब गिवन नहीं होता ना तो फेस वैल्यू को निकालने के लिए एट द रेट ऑफ 10 मान के चलते, ध्यान में रखें। अब ये फॉर्मेट कैसे बनाते, देखो ईपीएस कैसे निकालते। मैंने पहला कॉलम बनाया ईबीआईटी का। ईबीआईटी कितनी गिवन थी? 4 लाख। तीनों सिचुएशन में 4 लाख, सॉरी 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। तो ईबीआईटी मेरी तीनों सिचुएशन में 8 लाख है, मैंने तीनों फिल कर दिया भाई। ईबीआईटी मेरी तीनों में 8 लाख है। अब इसमें से ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो सबसे पहले क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। फिर क्या लेस होगा? टैक्स। तो मैं पहले लेस कर रही हूं इंटरेस्ट। अब खुद बताओ, सिचुएशन ए वाला 1 वाला क्या कोई इंटरेस्ट पे करेगा? उसने डिबेंचर से कितना पैसा रेस करा है? 0, तो इसका तो इंटरेस्ट 0 होगा। सिचुएशन बी वाले ने 20 लाख रेस करा है, तो एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया? 2 लाख।
समझ आ रहा है? जिसने जितना डिबेंचर से रेस करा है वो उतना इंटरेस्ट पे करेगा। सिचुएशन C3 में वो 40 लाख रेस कर रहा है, तो 10% इंटरेस्ट है बेटा, तो 4 लाख आ गया। इतना क्लियर हो गया सबको? तो इसको लेस करके हमारी आएगी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसकी तो वही होगी 8 लाख हो गई, 8 लाख, इसकी हो गई 6 लाख, इसकी हो गई 4 लाख। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो अब क्या लेस होगा इसमें से? टैक्स। टैक्स रेट कितना है? तो जो अमाउंट आया उस पर 30% टैक्स लगाओ। 8 लाख का 30%, 2,40,000। 6 लाख का 30%, 1,80,000। 4 लाख का 3%, 1,20,000, 30%। तो ये अब डिडक्ट कर ली तो मेरे पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। भाई जिसको जहां पे दिक्कत आएगी प्लीज पूछ लेना, बाद में गड़बड़ नहीं करनी। तो ये 5,60,000 इसकी हो गई, 5,20,000 इसकी हो गई, और सॉरी 4,20,000 इसकी हो गई, और ये कितनी हो गई? 2,80,000। इतना एक बार चेक कर लो, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। क्लियर है? अब मेन काम पे आ रहे हैं बेटा, अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं हम। इसका फॉर्मूला लिख लेना जिसको नहीं पता ये, क्योंकि अगर आएगा तो फिर आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये ध्यान में रखना। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगी। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल ईपीएस निकाली हूं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ कौन सा शेयर? इक्विटी लेना, सिर्फ ये ध्यान में रखना। तो अगर ये देखो, इसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स सिचुएशन 1 की कितनी है? 5,60,000 अपॉन नंबर ऑफ, इसने तो डिबेंचर से कुछ रेस ही नहीं करा, सारा किससे रेस करा था? इक्विटी से ही। तो 60 लाख है, एट द रेट ऑफ 10 ईच का मतलब 6 लाख हो गया। भाई किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो। मैंने 6 लाख से क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि डिबेंचर से उसने रेस ही नहीं करा है बेटा, सारे इक्विटी से रेस करा है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे होगा? एट द रेट ऑफ 10 मान के चलते ना, तो 6 लाख से डिवाइड करा। ऐसी सिचुएशन 2 वाले की ले ली बेटा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, तो 4,20,000 हो गया। अब बताओ इसमें किससे डिवाइड करूं, ये बताओ। 4 लाख से डिवाइड करोगे? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 20 लाख डिबेंचर है, तो इक्विटी कितनी बच गई? 4 लाख की। और ऐसी सिन ये निकाल लो बेटा, इसमें किससे डिवाइड करोगे? 2 लाख से। भाई समझ आया है? मैंने नहीं आंसर था वापस से। बेटा, इसमें हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर रहे हैं। तो सिचुएशन 1 में तो देखो ना, सारी इक्विटी थी, डिबेंचर 0 थी, तो 6 लाख से डिवाइड करा। सिचुएशन 2 में 20 लाख डिबेंचर थे, तो इक्विटी कितनी बच गई? 40 लाख, तो 4 लाख से डिवाइड करा एट द रेट ऑफ 10 ईच। सिचुएशन 3 में आपने 40 लाख डिबेंचर से रेस करा, तो 20 लाख इक्विटी से, तो 20 लाख का मतलब एट द रेट ऑफ 10 ईच 2 लाख। पढ़ने का समझ आ गया है? इधर भाई समझ आ गया है? मान के चलना है हमेशा, मैंने आपको ये बोला है। हाँ हाँ बेटा, एडिशनल कैपिटल, तो ये मैंने तो ये एडिशनल कैपिटल ही तो है जो फंड्स रिक्वायरमेंट है। तो वो ये जो टोटल फंड्स की जगह एडिशनल कैपिटल ही लेते हैं। हाँ हाँ भाई, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में पूछ लो। अब बेटा आप अर्निंग पर शेयर निकाल दो इसकी। गुनिका कौन से पॉइंट में अटकी है बता? मैम की वो नीचे हमने डिवाइड किससे किया और कैसे? बेटा डिवाइड हम करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो सिचुएशन 1 में डिबेंचर 0 है, तो सारा इक्विटी का अमाउंट है ना 6 लाख। सिचुएशन 2 में डिबेंचर 20 लाख के, तो इक्विटी का 40 लाख हो गया, तो मैंने 4 लाख से डिवाइड करा। सिचुएशन 3 के अंदर आप चेक कर लो बेटा, सिचुएशन 3 में 40 लाख इक्विटी है, सॉरी डिबेंचर है, तो 2 लाख की इक्विटी हो गई। 60 लाख में से माइनस करके करना है बेटा, तो हमने डिवाइड करा है। ठीक है, जतिन क्लियर हो गया भाई? प्रियांशी, जिसको दुख था। अब बेटा अर्निंग पर शेयर निकालो, कितनी आ रही है बता दो मुझे, निकाल के कैलकुलेट कर दो भाई, डिवाइड कर दो इसको, बता दो 0 पॉइंट। नेक्स्ट की कितनी आ रही है? नेक्स्ट की आएगी 1.5 समथिंग, है ना? और नेक्स्ट की कितनी आएगी भाई? कैलकुलेट कर लेना अपने आप, ठीक है?
और ये आ रही है 1.05। ठीक है बेटा, तो अब ये खुद कंक्लूड कर लो बेटा। देखो, अगर मैं डिबेंचर से पैसा रेस कर रही हूँ ना, तो मेरी ईपीएस धीरे धीरे बढ़ रही है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यही कहता है कि अगर आप डिबेंचर बढ़ाओगे ना धीरे धीरे, तो आपकी अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है भाई, चलो भाई, अब 5 मिनट में जिसको पानी वानी पीना है या जिसको जाना है तो वो जा सकता है। फिर मैं फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर शुरू करा। 5 मिनट में आपको पानी पीना है बाहर से तो पी लो, रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। अब मैं फाइनेंशियल मार्केट करा रही हूँ बेटा। जिसको आता है वो जा सकते हैं, मर्जी आपकी। इसके बाद खत्म हो जाएगी बेटा पार्ट भी ना हमारी। फाइनेंशियल मार्केट करा रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो छोटा सा चैप्टर है, वो तो ऐसे ही बता दूंगी ओरली। हाँ हाँ बेटा बोल। कौन से दो? नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। कई क्वेश्चन में अगर जैसे पूछा फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करो, तो डेट अपॉन इक्विटी डालेगा तो 2:1 बताए। मैम एक डाउट है। बोलो बेटा। मैम यहाँ पे जो फैक्टर्स दे रखे हैं आपने डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल के, मैम उसको याद करने के लिए तो एकदम से याद नहीं हो रहे हैं। ये तीनों के बेटा फैक्टर्स लर्न करने हैं, साथ में वो याद करना है बेटा, तीनों के एक्सप्लेनेशन। अब तो मैंने नोट्स बना दिए इसके धनेश। यस मैम, वो समझ गया, समझ आ गए सारे। हाँ वो हाँ, याद नहीं हो रहे एक बार में ना। उसको खुद भी इलेबोरेट कर सकता है धनेश, वैसी बुक में इलेबोरेट कर रखा है। ओके मैम। ठीक है, कुछ जो याद नहीं हो रहा इसको अपनी लैंग्वेज में बना ले बेटा। ठीक है मैम। बोलो जतिन। मैम जो आपने हमको सीजनल फैक्टर बताया था वर्किंग हम्म, कैपिटल का, उसका जब पीक में होता है तो हाईएस्ट होता है और अगर नहीं होता तो फिर। कम होगा। पीक सीजन का मतलब क्या, मेरा जिस सीजन में मेरा धंधा चल रहा है, काम बहुत चल रहा है, तो मेरे को कैश भी चाहिए होगा बेटा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है मैम। ठीक है, अब इस साल की निकाल के कंपेयर करेंगे ना। इस साल की अर्निंग पर शेयर निकाल के फॉर्मेट से कहती है माइनस इंटरेस्ट कर। नहीं नहीं, एक नॉर्मल मेडिकल है बेटा। तो पुराने साल की ईपीएस दे रखी है, साल की फॉर्मूला निकाल के निकाल ले, दोनों की कंपेयर करें। एआईटी पहले कॉलम बना एबीआईटी का, फिर लेस कर इंटरेस्ट, फिर लेस कर टैक्स, ईपीएस निकाल, तो फिर करंट ईयर की कैसे। तो मैंने इसको कंपेयर करा कि डिबेंचर में बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, तो नॉर्मल एक इक्वेशन तो आपको ईपीएस निकाल, फिर अगर ईपीएस ज्यादा आ रही है साल से कम आ रही है। देखना डिबेंचर पे टैक्स, डिबेंचर डिबेंचर प्लस टैक्स। ठीक है, तो कंपनी ज्यादा अगर ज्यादा टैक्स रेट होगा, ठीक है, तो डिबेंचर केस में प्लस ऑन डिबेंचर मेरे को टैक्स पे बेनिफिट ज्यादा इंटरेस्ट पे करूंगी, टैक्स से ज्यादा कम इंटरेस्ट टैक्स में कम करूंगी। डिबेंचर पे कम पे कर, डेट सर्विस का मतलब पे कर रहे हो आप अगर फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, डिबेंचर पे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर पा रही है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होने का मतलब इंटरेस्ट कवर नहीं कर पा रही, वही सेम डेट सर्विस रेशियो अगर डिबेंचर पे डेट की सर्विस क्या होती है, अगर ये डेट सर्विस रेशियो ज्यादा है तो आप डिबेंचर सर्विस करो।